वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपको यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट टीसीएस एस्पिरेंट दोनों के लिए इससे लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ जो भी पीटी फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए वहाँ से। और वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया है और एक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो पेड ग्रुप है, आप वहाँ पर दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे अपडेट मटेरियल प्राप्त करने के लिए अपडेट जो मटेरियल होता है और जो भी लिंक होते हैं, महत्वपूर्ण स्लाइड होता है, वो आपको वहाँ प्राप्त हो सकते हैं। आप युक्ति आईएएस से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण के उन महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बहुत से प्रश्न को लेकर आएगा। ध्यान रखिएगा, अब 2024 चुनाव का दौर चलेगा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो चुका है और सभी चुनावी दौर में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो ध्यान ये रखना है, आपको पॉलिटिकल व्यू से बच के रहना है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में लेवी घोटाले में ईडी की छापे पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से छापे आप लोगों को देखने को मिला है ना। एक सेकेंड, हाँ, बहुत से छापे आपको लगातार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा देखने को मिलता है लगातार। तो आपके चर्चा में ये जरूर रहता है ईडी, और जो भी घोटाले के संदर्भ में ईडी की जांच हो या सीबीआई की जांच हो या प्रशासनिक तौर पर बहुत से जांच की बात की जाती है, तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस साल के जितने भी संस्थाएं उसके बारे में। तो इससे संबंधित न्यूज है ना, आपको 2 दिन क्लास इस पर लिया जा चुका है, 2 बार एनालिसिस किया जा चुका है, 4 अगस्त और 7 सितंबर को। तो आप इस दोनों को न्यूज़ को जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर देश में जितनी भी सरकारी नीतियों संबंधित एजेंसियां हैं, जो भ्रष्टाचार से संबंधित, प्रशासनिक अनियमितता से संबंधित जो निगरानी तंत्र के रूप में विकसित की गई, उसकी चर्चा की गई है। तो आप इस टॉपिक के संबंधित रिलेटेड वीडियो को 4 अगस्त और 7 सितंबर में जाके देख सकते हैं। और आपको यहाँ से कुछ जानकारी नहीं ज़्यादा इकट्ठी करनी है, बस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जो आपके एग्जाम और इन चीज़ों को कवर किया जा सके। जो लोग की नोट्स बना चुके हैं, इस तारीख के की नोट्स को एक बार अपडेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये जो टॉपिक होगा, जो सरकारी नीतियां और एजेंसियों की भूमिका संबंधित जो भी टॉपिक आएगा, जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने अपने जीएस वाले पार्ट के टॉपिक से टैली करा लेंगे, जहां पर सरकारी नीतियां और एजेंसियों से संबंधित चर्चा जिस पेपर में आपका होगा वहां से कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, गोधरा कांड के 11 दोषियों के लिए मृत्यु दंड मांगेगी गुजरात सरकार। तो देखिए, यह मामला जो था उस दौर का मामला है, 2002 का उस दौर का मामला है जहां पर हम है ना तुष्टीकरण की राजनीति के पराकाष्ठा को रूप में देख रहे थे। देखिए, यहाँ पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार से अन्य घटनाएं जो भी होती है ना, हमारे मानवीय स्वभाव और लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक मान्यताओं पर एक तमाचे की तरह है। क्यों? क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति या राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति में हम ऐसे दब जाते हैं जहां पर किसी विशेष द्वारा, किसी वर्ग विशेष द्वारा, किसी वर्ग विशेष पर किए गए अत्याचार, वह हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो उसकी पराकाष्ठा इस दौर में देखने को मिली थी, जहां पर देखिए, और इस काली सच को है ना कभी छिपाया नहीं जा सकता। इसके बाद जो विरोध हुए, उसके बाद जो कत्ले आम हुआ, वो भी उससे हम लोग दो किनारे नहीं हो सकते। वो भी कहीं ना कहीं देश पर तमाचे की तरह थी। जो हम लोकतांत्रिक मान्यताओं, एक सभ्य समाज के तौर पर जो रहना चाहते हैं, उस पर खुली तमाचा के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये सब है ना, क्या होना चाहिए, अब है ना इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम है ना, या हमारा समाज धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारे पास समस्याएं कुछ और ही है,
यह समस्या इंपॉर्टेंट नहीं अब रह गया है कि हम जात पात या इस प्रकार के धर्म विशेष को लेकर टीका टिप्पणी करें या तो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे। हमारे पास समस्या और भी है। अभी हमें रिपोर्ट एक मैं आपको आज एनालिसिस करूंगा, उस रिपोर्ट पर देखिएगा समस्या कहाँ है और समस्या का निदान हमें किस स्तर पर ढूंढने की जरूरत है। देखिए हुआ तो क्या था, 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में 11 दोषियों को मौत की सजा दी गई थी निचली अदालत के द्वारा, जिसे हाईकोर्ट ने बदल दिया आजीवन कारावास में। तो ये क्षेत्राधिकार का मामला है। चलिए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है, वो अलग अलग मैटर है, जिस पर हम लोग अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात की है ना, वहाँ पर चर्चा तो चल ही रही है। ध्यान यहाँ रखना है कि प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। वास्तविक सजा और सॉरी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब दायर की गई है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई है वास्तविक सजा और अब तक जेल में बिताए गए अवधि जैसे विवरण की मांग की गई है। तो यहाँ पर मृत्यु दंड की जोर देंगे, अर्थात तुषार मेहता जनरल सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है वो क्या करेंगे, मृत्यु दंड की बात करेंगे। यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखिएगा। जो विरोध के लोग होंगे यह बोलेंगे कि अभी राजनीतिक दौर है, 2024 का दौर है, इस समय ही क्यों लाया गया, ये बातें की जाएगी। पॉजिटिव वाला बातें ये करेंगे कि नहीं सही है, पुनः पुनः समीक्षा होनी चाहिए। तो दोनों को अपने अपने मायने होंगे, पर आप एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट को क्या करना है, न्यूट्रल व्यू से देखना है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर 59 लोग, क्या महिलाओं सहित 59 लोगों को जिंदा ट्रेन में जला दिया गया था। अगर कभी आप लोगों को ऐसा फील हो कि नहीं पराकाष्ठा क्या होती है अत्याचार की, तो इस प्रकार से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सोच लीजिए आप वहां जा रहे हैं, चलती ट्रेन में है और डिब्बे के ट्रेन जो दरवाजे वो बंद कर दिया गया और बाहर से इसमें आग लगा दी गई और तड़प तड़प के लोग यहाँ पर मरे थे। वो मानवता के श्रम पर, जो मानवता के जो मानक होते हैं उसमें ना, जो होता है ना एक कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, वो स्थितियों वाली स्थिति थी। जो धर्म विशेष या पंथ विशेष ये बात करता है कि हम शांति के दूत हैं, शांति के प्रतीक हैं, मानवता के रक्षक है, मानवता के बातों को हम आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं पंथों द्वारा, उन्हीं वर्गों के लोगों के द्वारा ये क्रिया किया गया था। और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ वाद के बाद प्रतिवाद होता है ना, और उसके बाद संवाद की स्थिति हमारे देश में है ही नहीं। तो वाद क्या हुआ था, आपको 59 लोगों को जिंदा जला गया, उसके प्रतिवाद में फिर दंगे हुए गुजरात में, लोगों को, जो दोनों वर्गों के लोगों के द्वारा मार काट की गई। तो देखिए क्या होता है, कुछ लोगों के द्वारा संयोजित तरीके से ये किया गया, उसके बाद उसका प्रभाव आम लोगों पर, जिसकी दंश मुस्लिम वर्ग भी आज तक नहीं भूला है। तो देखिए होता क्या है कि हम समस्याएं कहाँ से उत्पन्न कर रहे हैं, उसका समाधान कहाँ ढूंढने का प्रयास करें। और इस मामले में जब भी बात की जाएगी, दोनों हिंदू वर्ग और मुस्लिम दोनों वर्ग के द्वारा क्या किया जाएगा, अपनी अपनी पराकाष्ठा सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। संवाद की स्थिति को लाने की बात नहीं कहेंगे। इसी के एवज में राजनीतिक तुष्टीकरण की बात होगी, धार्मिक तुष्टीकरण की बात होगी, जातिगत तुष्टीकरण की बात होगी, वर्ग विशेष तुष्टीकरण की बात होगी। तो हमें इन सब मुद्दों से बाहर निकलने की जरूरत है। अब हम विकसित राज्य की श्रेणी में, विकसित देश की श्रेणी में, विकसित सभ्यताओं की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इन सब समस्याओं का हम संवाद के स्तर पर चीजें, अब इस वर्ग में मान लीजिए इस प्रकार की घटना हुई, कोई मुस्लिम वर्ग के लोग हैं ना, इसका ना उस दौर में बात हो रही है, कभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगा, कभी भी इस प्रकार वो इसका अलग ही सेंस लेकर चलते हैं। तो संवाद के स्तर पर आज तक लोग आए ही नहीं और समस्याएं यहीं पर जन्म हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी वाद हो, उसके लिए प्रतिवाद के लिए तैयार है, वो किसी वर्ग के, किसी पंथ के द्वारा किया जा रहा है तो प्रतिवाद के लिए भी तैयार रहिए, पर संवाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जब तक नहीं कीजिएगा उसका मूल मकसद समाप्त नहीं होगा। सोच के देखिएगा इन सब चीजों को। बाकी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, अग्निकांड 27 फरवरी 2002 को ये हुआ था, उसके बाद दंगे प्रारंभ हुए थे, लगातार चीजें मार काट हुई थी, जो सही नहीं लगता एक सभ्य समाज के तौर पर। तो इसको ध्यान में रखना है, बस इतना ही बैकग्राउंड में चीजों को याद रखनी है। और जो चीजें कभी पूछी जाए तो आपको वाद प्रतिवाद संवाद का कॉन्सेप्ट जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहा है, नेक्स्ट आइए नीचे देखिए, सभी के लिए समान कानूनों के सुप्रीम कोर्ट
कर सकता है विचार। जब इस पर विचार चल रहा था उस पर भी क्या करते हैं, आप लोगों को न्यूज एनालिसिस किया गया था, जिसमें आपको स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता पूर्व जो बाल विवाह विवाह से संबंधित जो कानून किए गए थे, बनाए गए, उसके बारे में आपकी चर्चा की गई थी। तो क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि स्वतंत्रता पूर्व आपको विवाह से संबंधित कौन कौन से बदलाव एक्ट लाए गए थे या कानून बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से कानून आए हैं विवाह के संदर्भ में, जिसमें आयु सीमा की चर्चा की गई है। आयु सीमा अर्थात एज की चर्चा की गई है, लड़कियों की एज और लड़कों की एज। तो आप उसके बारे में एक नोट जरूर बना के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप या तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो ग्रुप है वहां पर शेयर कर सकते हैं, आप जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कमेंट सेक्शन में भी लिखना है लिख सकते हैं, तो सभी जगह ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका लाभ लीजिए। उसी के बारे में देखिए बातें की गई है, संसद ने क्या किया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शादी की न्यूनतम आयु जो महिला पुरुष के लिए समान करने की मांग जो ये वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि कानून में संशोधन करना क्या है, संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। आप लोगों को मैंने आर्टिकल 50 बताया था ना, 50 में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक साथ काम करती है, न्यायपालिका एक साथ करती है, सभी को शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसको कौन कौन सी शक्तियां दी गई है बात की गई है। और भी अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में वर्गीकृत किया गया, राज्य का विषय क्या है, केंद्र का विषय क्या है। फिर उसके बाद संसद और न्यायपालिका की शक्तियों का वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया था। उसी में संसद की शक्ति में आता है यह कि आपका यह विषय संसद का विषय है, तो इस पर न्यायपालिका अपनी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद नियम के बाद कुछ संवैधानिक अवरोध उत्पन्न होगा तो वहां पर टीका टिप्पणी कर सकता है, पुनः याचिका कर सकता है, या तो उसे उसके लिए खारिज असंवैधानिक घोषित कर सकता है मूल ढांचा के संदर्भ में। पर वर्तमान में क्या करेगा, अगर आयु सीमा एज सीमा में कोई भी डिफरेंशिएशन करना, उसे चेंज करना है, तो यह संसद की समान प्रक्रिया के तौर पर ही लिया जाएगा, वहां पर किया जाएगा। अब बात है कि यह मांग क्यों उठ रही है, क्यों आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि लोग जो पुरुष और महिला है, महिला और पुरुष, अब देखा जा रहा है कि बहुत से पर्यावरणीय परिस्थितियों के तौर पर दोनों ही 18 से पहले ही उन क्रियाओं को करना प्रारंभ कर दिए जो एक 18 वर्ष के बाद जो प्रक्रियाएं पहले हुआ करती थी, अर्थात बौद्धिक क्षमता के स्तर पर देख सकते हैं, निर्णय लेने के स्तर पर देख सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय और प्रक्रिया करने की स्थिति को हम देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको और भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा शादी की न्यूनतम आयु सीमा के लिए समान करने, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने के नियम कानून संबंधी। यहाँ पर देखिए सभी की बात कर रही है, केवल शादी की बात नहीं कर रही है। यानी इन कानूनों को लिंग और धर्म के आधार पर तटस्थ बनाने की मांग कोर्ट किस हद तक सुनवाई कर सकता है, इसकी जांच करेगा। तो इससे संबंधित जो है धर्म और शादी और भी आधार पर जो तटस्थ बनाने के मुद्दे पर लेकर करीब 17 याचिकाएं लंबित है, तो इसको भी जानकारी रखनी चाहिए आप लोगों को। जब अपडेट होगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, और भी ग्रुप है वहां शेयर कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके। और जब तक हम लोग नहीं बोलते हैं आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, पता नहीं आप लोगों को कौन सा बीमारी है, समझ में नहीं आता। जो भी स्टूडेंट हमारे हैं, रेगुलर स्टूडेंट प्लस जो भी सुनते हैं देखते हैं, अगर लगता है कि आपके लिए UPSC कुछ बेहतर कर रहा है, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए कि उसको सपोर्ट कैसे किया जाए, उसको और भी बेहतर तरीके से कैसे उभार कर लाया जा सके। केवल टीचर लगातार प्रयास करते रहे, टीम प्रयास करते रहे, उससे नहीं होता। जब तक स्टूडेंट भी उसके लिए साथ सपोर्ट नहीं करे तो ये चीज़ें सामने बेटर उभर कर नहीं आती। तो सपोर्ट कीजिए। टारगेट हम लोग 10,000 का टारगेट कब का रखे, अभी तक हम लोग का नहीं हुआ, क्योंकि देखिए होता क्या कि हम लोग टू दी पॉइंट बात करते हैं, टू एग्जाम ओरिएंट बात करते हैं, तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है। हम लोग यहाँ पर इन बहकी बहकी बातें नहीं करते हैं, या तो हम लोग ज़्यादा मजाक नहीं करते हैं, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया नहीं करते हैं। तो जिससे होता है क्या कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता होगा कि नहीं ये मज़ा नहीं लग रहा है। पर एग्ज़ाम
क्रैक करने के लिए ये सब अगर करते रहिएगा, आपको एसएससी रेलवे के लिए ऑब्जेक्टिव तो चीज़ें नहीं पढ़नी है ना, या सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, जहाँ पर आपका माइंड है ना एक दिशा में होना चाहिए, आपका दायरा है ना इस रूप से होना चाहिए कि आप एक कांस्टेंट होकर एक चीज़ों को कवर कर सकें। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ताकि एक अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा सके। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में बात हो रही थी, क्यों ऐसा, क्या ऐसा कारण है जहाँ पर हम लोग इस प्रकार से स्टैंड नहीं कर पा रहे। रीज़न इसके पीछे हम लोग को यही नज़र आ रहा है कि हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, या जिस प्रकार से माहौल चल रहा है यूट्यूब पर, या तो जो भी कोचिंग संस्थाओं में चलता है उस तरीके से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न उसके पीछे यही है कि हम लोग ये सब टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किया जाता है, जो एसयू का डिपार्टमेंट है वो ये बातें बोल रहा था, सभी लोग यही यूज़ करते हैं, तो आप लोग को यूज़ करना चाहिए सर। पर हम लोग मॉरल एथिक्स मोरालिटी के तहत ये बातें लेके चले कि हम लोग कभी भी इस प्रकार के द्विपक्षीय बातें, एक तरफी बातें नहीं करेंगे। हाँ, समय लगेगा, पर आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग इन सब चीज़ों को कवर कर सकेंगे, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से आगे हम लोग बढ़ सकें। चलिए, फिर भी वेट करेंगे आपका। चलिए, अब देखिए एडीआर रिपोर्ट बार बार आप लोग पढ़ते होंगे। भारत में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक जो संदर्भ है उसमें हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, उसमें आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोकतंत्र में समानता की बात होनी चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, पर यहाँ ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर देखिए क्या एडीआर रिपोर्ट और जमीनी हकीकत क्या होता है। किताबी ज्ञान में और विधिक ज्ञान में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। अब देखिए मेघालय में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर बातें क्या की गई है, वहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि जो सीट है उसमें कितने अमीर लोग आए हुए हैं। देखिए 235 है ना, में से 132 लोग करोड़पति हैं। तो सोच के देखिए, करोड़पति अगर कॉन्सेप्ट है, अगर चुनाव की प्रक्रिया करोड़पति लोग आएंगे तो उनके खर्च की सीमा बढ़ जाएगी। और देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुनाव में कितने खर्च करते हैं किसी से छिपा हुआ नहीं। भले चुनाव आयोग एक सीमा बता देती है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। पहले भी इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं करूंगा। आगे हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे कि बड़े राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा क्या है, छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव के खर्च की सीमा क्या है। दूसरा क्वेश्चन, बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा क्या है, और छोटे राज्यों में खर्च की सीमा क्या है विधानसभा चुनाव के दौरान। ध्यान रखिएगा। तो खर्च की सीमा क्या क्या निर्धारित की गई, नए अपडेट के साथ आप लोग को कमेंट सेक्शन बॉक्स में और भी जगह आप लोग अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को लेकर, ताकि आप लोग है ना मिसमैच मत होइएगा, और जो चीज़ें बताई गई उसी पर आप लोग आगे बढ़िएगा। यहाँ पर बहुत से डाटा दिए गए हैं, देख लीजिएगा डाटा यहाँ पर, जो किस पार्टी के कितने प्रत्याशी है। देखिए एनसीपी जो है उसके जो वर्तमान है, आपको यहाँ पर कांग्रेस जो है उनके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। एनसीपी आपको एनपीसी जो, और जो वर्तमान में बात की जाती है कांग्रेस भाजपा की, उसकी स्थिति देखिएगा। जो वहाँ की पार्टी है वहाँ पर 43 सबसे ज़्यादा एनपीसी है, यूडीपी पर आपको 30 है, इसी तरह टीएमसी 25 है, कांग्रेस 23 और आपको भाजपा आपको 23 है। 25-23 के आंकड़े आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सबसे जो गरीब उम्मीदवार के पास कितना है, 9,000 रुपये है। तो आप सोच कर से, कांग्रेस का एक विधायक है, उनके पास जो सीट है उनको मिला है, जिनका कुल संपत्ति बताया गया 9,000। तो इस अनुसार देख सकते हैं अंतर कितना है। देखिए यूडीपी के जो लिंग 2 हैं उनका कुल संपत्ति 146 करोड़ रुपया है। तो उनके बीच का अंतर देख लीजिएगा। इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट में आपको बातें की जाएगी। और कहीं भी हम लोग बात करते हैं तो केस स्टडी के तौर पे यही सब आप लोग को देना है। क्या देना है कि जब भी इतने तमाम प्रयासों के बावजूद भी चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित खर्च सीमा है, वहाँ पर खर्च प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव में खर्च किए जाते उसकी सीमा लगातार बढ़ रही। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि जितने करोड़पति चुनाव में भाग लेंगे उतना ही लोग खर्च की सीमा बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, खर्च की सीमा देखने को मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं एक बाहुबल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इस चुनाव आयोग के द्वारा आदेश जो दिया गया उसके विरुद्ध उद्धव ठाकरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इनका संवैधानिक अधिकार है, तो ये जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जो बात की गई थी राउत जी के द्वारा वो कहीं ना कहीं नजीर पेश करने वाली सजा होनी चाहिए। ये अगर सिद्ध होता है तो जो भी सक्षम व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उनको भी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की गुटबंदियां, इस प्रकार की खरीद फरोख्त की जो कॉन्सेप्ट है वो बंद हो और बेहतर लोकतंत्र को बनाया जा सके। पर अगर आपको संजय राउत जी अगर दोषी पाए जाए तो उनको भी नजीर पेश करने वाली सजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का भी बयान सुन लीजिए। उद्धव जी ने चुनाव आयोग को निरस्त करने की मांग की। तो भाई किससे आप चुनाव करवाइएगा? मैंने आप लोग को एक दिन बताया था ना, अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है जिसके जिसके क्या है, जिसके फेवर में अगर डिसीजन आ जाता है तो संस्था बहुत बेहतर है। अगर उनके विरुद्ध में आ जाता है तो वो संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते थे। तो उद्धव ठाकरे महाशय आप ही बताइए कि चुनाव कौन कराएगा? आप कराइएगा? समस्या कहाँ है, विधि क्या बता रही, उसके आधार पर किसी संस्था को प्रश्नगत करना बेहतर बेहतर बुद्धिमत्ता का बेहतर राजनीतिक परिचायक के रूप में देखा जा सकता है। पर डायरेक्ट ही अब मान लीजिए वोटिंग का बात की जाती है, वोट प्रक्रिया में जब चुनाव जीत जाते हैं कोई पार्टी, यही आम आदमी पार्टी है ना और कांग्रेस की पार्टी है, जब मैं स्पष्ट तौर पर सभी का नाम लेता हूँ, किसी भी अगर आप उसके समर्थक हो बस उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अपने राजनेताओं से पूछिएगा कभी, या भाजपा का ही बात मैं जब बात करता हूँ, इससे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जीतती है हारती है, या सपा का भी बात ले लीजिए यूपी में हारती है तो क्या बात करती है कि वोट जो हुआ है वोटिंग मशीन ही क्या हैक कर लिया गया। जब यही पार्टी पंजाब में जीतेगी, अन्य राज्यों में जीतेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी तो इनकी मुंह मुंह पर जो है ना घी जम जाता है या ताले जम जाते हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी किसी राज्य में तो घी जम जाएगा, ताले जम जाएंगे। या सपा की बात की जा रही है। दोष देखिए संस्थाओं में नहीं है, हाँ प्रक्रिया में आपको कुछ है ना प्लस माइनस देखने को मिल जा सकता है। तो उसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, तो जाइए वहां पर इसके लिए प्रूफ कीजिए। पर संस्थाओं पर डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह कर देना, अब इसके लिए चुनाव आयोग कितनी मेहनत करते हैं, उसके कर्मचारी कितने मेहनत करते हैं। आप लोग एसी रूम में बैठ कर ना केवल वोटिंग का बातें करते, जाइए कभी फील्ड वर्क पर जाइए तो समझ में आएगा कैसे चुनाव किया कराया जाता है। कभी भी आपको अगर आपको फील्ड वर्क दे दिया जाए ना, जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो एक दिन भी जाके वोट मशीन पर ना वोट नहीं दिलवाते। एक भी वोट में दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि वो इस प्रकार के गतिविधियों में कभी इसको ग्राउंड लेवल समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि समस्या क्या है। चुनाव आयोग इन सभी चीजों को लेकर प्रश्नगत हो सकता है, पर चुनाव के अस्तित्व, चुनाव के निष्पक्षता पर जब सवाल उठाया जाएगा तो उसके लिए उन पर नजीर पेश करने वाले सवाल जवाब किए जाएंगे। अब इसके लिए आधार बताइए आप, आपको असंतुष्टि है, जाइए चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आपको इसके संदर्भ में जो भी निर्णय लेगा युक्ति युक्त रूप से वो चीजें आपको देगा। अब सुप्रीम कोर्ट इनका आपके फेवर में नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपनी पराकाष्ठा जो किए थे चुनाव के दौरान, जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी तो वो नहीं नजर आया कि हमने क्या किया। राउत जी के बयानबाजियां नहीं सुनते हैं, क्या है नहीं है, किस प्रकार से है, तो अपने कार्यकरण कार्यशैली में नहीं देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के देखिए पीएम के पिताजी पर प्रत्यक्ष बातें की गई है कांग्रेस के कुछ नेता के द्वारा। तो सोच के देखिए राजनीतिक दुराचार, राजनीतिक विरोध के संदर्भ में राजनीतिक दुराचार किस स्तर तक बढ़ गया है। तो ध्यान रखिए। इसी तरह भाजपा के कुछ नेता है क्या करेंगे, विपक्ष के कुछ नेताओं के पर्सनल टिप्पणी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अलोकतांत्रिक जो है ना, अलोकतांत्रिक संदर्भों में झलकता है कि हम उन्नत लोकतंत्र में अपनी वैचारिक हेट स्पीच को हम किस संदर्भ में देख रहे हैं। ये सब चीजें आप लोगों को बैकग्राउंड में याद रखनी चाहिए, ताकि कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसके लिए क्या करना है, आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। एमपीपीसीएस वाले स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट है एमपीपीसीएस वाले, केस स्टडी इनको याद रखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार जो इनको मिला है जबलपुर के हैं डॉक्टर, इनका नाम आप लोग याद रखें, डॉक्टर एनसी डावर। यह किस प्रकार से काम कर रहे हैं केस स्टडी के तौर पर आप लोग को याद रखना चाहिए। इसी तरह वाराणसी यूपी के स्टूडेंट जो होंगे यूपी पीसीएस के, इनका नाम याद रखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आप याद रखिएगा प्रोफेसर एम साहू के द्वारा योगदान क्या है। ये सब ग्राउंड लेवल पर चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछे आप उसे बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अमृत काल नहीं है बल्कि देश में अघोषित आपातकाल है, कांग्रेस के द्वारा ये बातें बोली गई है। और अघोषित लोकतंत्र, अघोषित आपातकाल को परिभाषित करने की बात की जाएगी तो आप उनके लिए कुछ शब्द ही बातें करेंगे कि हाँ मीडिया का लोकतंत्र, मीडिया का
मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, या जो भी संस्था है उनके द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, ये सब बातें की जाएंगी। तो जिसके दाढ़ी में जो तिनका होता है ना, वही हमेशा ना इन सब समस्याओं को लेकर प्रश्नगत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम एक कॉमन मैन के तौर पर देखें, कॉमन मैन के तौर पर देखें, गरीब गुरबा के तौर पर देखें, नहीं है मेरे पास है ना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उस स्तर पर जाकर हम लोग देखें तो वर्तमान में सरकार क्या कर रही, इससे आपको पता चलेगा कि सरकार के लक्ष्य क्या है और उसकी उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जा रही है। ठीक ना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इन्वेस्टमेंट चल रहा है, दौर चल रहा है सभी राज्यों में, सबमिट हो रहे हैं ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ, इंदौर में हुआ, और भी जगह हुआ था। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए बाहरी लोग आए होंगे। तो ध्यान रखिए, राज्य लक्ष्य रखता है कुछ रुपया, उसका दुगुना आपको लक्ष्य इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी विदेशी निवेशक है या तो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश के लोग ही, इसका मतलब उस राज्य में माहौल सही होगा तब ना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का माहौल सही होगा, आपको इंदौर में एमपी में किया जा रहा है, तो आपको माहौल सही होगा तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप अघोषित आपातकाल की संख्या कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप पर लगातार सरकार के द्वारा छापे कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपने उन सब चीजों को लेकर प्रश्नगत किया गया है। अब बताइए, बीबीसी के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, बीबीसी पर क्यों होना चाहिए था, क्यों नहीं? और अपने औपनिवेशिक राज्यों को लेकर कभी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, तो क्या प्रश्न गलत था? नहीं था। तो सोच के देखिएगा कि हमको किस दिशा में चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे ही अघोषित आपातकाल की बात करता है तो 2-3 इनके पास राग होंगे, 2-3 बातें होंगी, उसी को लेकर है ना इनको मॉडरेट करेंगे, इनको खींचेंगे, इतनी रस्सी खींचेंगे कि जब तक इसको विश्वास लोगों को न हो जाए। पर आप इसको काउंटर कहाँ से करेंगे कि आपातकाल की स्थिति ऐसी स्थिति है तो देश राज्य में, देश के जो भी देश में राज्य है उसकी प्रगति कैसे की जा रही है। प्रगति, आम लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त हो रही। अगर वो सही है तो इसका मतलब देश उन्नति की ओर है। किसी पार्टी विशेष, पार्टी वर्ग के लोग या कुछ नेताओं के द्वारा बस बोल देने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। तो आपको इसको न्यूट्रल रहना है, उसके लिए आपको चीजों को, सारी चीजों को कवर करना है। उसके अंदर राजनीतिक बयानबाजियां, बस वो अंदर की बातें हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। अब देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक खतरे वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार है। देखिए, एक रिपोर्ट आया है, इसको याद रखिएगा, आने वाले समय में आपको यह काम देगा। क्लाइमेट रिस्क समूह के जुड़े क्रॉस डिपेंडेंट इनिशिएटिव जो ने जारी किया यह रिपोर्ट। यह प्रश्न आपसे कभी पूछा जा सकता है, यूपी में, बिहार में, और भी यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखना। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो इस रिपोर्ट को ध्यान क्या रखना है, इससे कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसके की पीटी फैक्ट प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। बीपीएससी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट का नाम लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, याद रखिएगा 68 बीपीएससी मेंस देने वाले हैं या 69 देंगे, वो भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, क्लाइमेट रिस्क समूह, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी बिहार से जुड़ा हुआ। यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट भी यही काम करेंगे जो मैं आप बीपीएससी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि नाम से भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है रिपोर्ट के संदर्भ में। जलवायु परिवर्तन, सरकार की गतिविधि, जो भी कार्य किया जा रहा है उसके संदर्भ में बातें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब सहित देश के 9 राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, खतरा बढ़ा है। ये सर्वाधिक जोखिम वाले श्रेणियों में होंगे, जिसमें देखिए रैंकिंग दिया गया है भारत के 50 में किस नंबर पर भारत के कौन कौन सा राज्य है। तो देखिए बिहार में 22वां रैंकिंग उसको प्राप्त हुआ, जो शीर्ष 50 श्रेणी जो इस क्लाइमेट रिस्क समूह के द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट उसके द्वारा। उत्तर प्रदेश 25 है, असम 28 है, 32 राजस्थान, तमिलनाडु 36, महाराष्ट्र 38, गुजरात 44, पंजाब 48 और केरल 50। तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा रिस्क वाले राज्यों में
बिहार आता है 22 और उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा 25। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा। अन्य राज्यों की भी श्रेणी दी गई है, तो इसे भी आप लोग कभी कभी याद रखिएगा। जैसे आपको दिल्ली याद रखा जा सकता है, दिल्ली पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश वाले एमपी देखेंगे, झारखंड वाले झारखंड देख लेंगे, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेंगे, ताकि आप लोगों को कभी प्रश्न पूछे कहीं से भी तो आप चीज़ों को कवर कर सके। अब यहाँ बात रखिएगा, अब ये क्यों होगा ऐसी स्थिति, कारण क्या हो सकता है। देखिए क्या होगा कि बाढ़ बाढ़ है, सूखा, अत्यधिक गर्मी है, जंगल की आग, सूखे के कारण मिट्टी में क्षरण, अत्यधिक तेज हवा, बर्फीले तूफान की आशंका रहेगी, जिससे जान माल की भारी क्षति होगी। और ये लगातार आप देखते होंगे, फरवरी में सबसे ज्यादा गर्म दिन कल आपको आंकड़े आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का सोच के देखिए। फरवरी का दौर चल रहा है और अभी ही हम लोग सबसे ज्यादा इस फरवरी माह में गर्मी के दिन गर्मी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बहुत जगह एक तरफ भारत में देखते होंगे, एक तरफ सूखा है, एक तरफ बाढ़ आए हुए है, तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन। बहुत जगह मिट्टी का क्षरण हो रहा है। मिट्टी का क्षरण कहने का मतलब अपनी जो मिट्टी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बर्फीले तूफान आपको हर पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीजें जलवायु परिवर्तन के ही इंडिकेशन है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो क्लाइमेट रिस्क समूह है उसके द्वारा क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने सोमवार को विश्व के 50 सबसे बड़े सूची जारी की, जो 2050 के बाद जलवायु परिवर्तन के लिए क्या स्थितियां हैं, जोखिमों गिरने के लिहाज से यह जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें भारत के 9 राज्य जैसे असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल राज्य भी शामिल किए गए। ऊपर आपको 5 राज्य और भी बताए गए थे, जिसमें से 2025 में 2200 में से लगभग 114 जोखिम वाले प्रांत एशिया से ही है, जिसमें भारत और चीन सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीन की सूची 27 प्रांत शामिल है, 27 प्रांत उसके हैं जो इस रिक्स समूह में शामिल किए गए। भारत उसके बाद 9 जो सर्वाधिक उसके बाद है, बिहार भारत के ही है, 9 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अमेरिका के 5 है, इंडोनेशिया, ब्राजील के 3-3 और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2-2 राज्य शामिल है। तो टॉप 50 की बात यहाँ की जा रही है। जो चीजें आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है। इसके बाद बहुत से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जो बातें की जा चुकी है, और अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं राज्यों को मिलेगा, इन्हीं देशों को मिलेगा। तो ये सब चीज भी आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए आप लोग जो एक्टोरियल दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से लगातार पढ़िएगा, कवर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे के पेपर में किसी भी पार्ट से आप कहीं से भी डाटा इनपुट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कैसे? जो देखिए, बात मैं पहले भी बात किया हूँ, शिक्षा के माध्यम से बने मातृभाषा, शिक्षा का जो माध्यम स्तर, जैसे फ्रेंच में फ्रेंच बोला जाता है, इटली में इटालियन बोला जाता है, स्पेन में स्पेनिश बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई देश है ना विकसित नहीं हो सकता है अपने मातृभाषा के प्रयोग मात्र से, वो पीछा हो जाए। पर समस्याएं कहाँ देखते हैं? मानवीय प्रभाव, मानवीय जो उपयोग होता है भाषाओं के संदर्भ में, हम उन्नति का कारक केवल क्या मान लेते हैं? अंग्रेजी भाषा। और यह कहीं काफी हद तक भारतीय इन्वायरमेंट में देखा भी जाता है। मैं अपने ग्राउंड लेवल में बात करूं तो ग्राउंड लेवल पर सोचिएगा, मैं बड़े बड़े कोचिंग कोचिंग संस्थान जो यूट्यूब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं वहां काम कर चुका हूं। तो बहुत जगह देखने को मिलता था अंग्रेजी। मैं हिंदी मीडियम का रहा हूं हमेशा से, तो मेरी इंग्लिश उतनी बेहतर है भी नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूं। पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के जो है वहाँ पर वरीयता दी जाती थी। क्या वरीयता दी जाती थी? वरीयता यह दी जाती है कि लगता है कि इंग्लिश एस्पिरेंट के लोग हैं तो उनको बौद्धिकता अधिक होगा, बोलने की क्षमता अधिक होगी, या तो किसी भी चीज़ को समझने की बेहतर स्थिति हो। ये मोनोपोली है, या तो इस प्रकार की विचारधारा विकसित हो चुकी है। हाँ, हिंदी मीडियम के कितने भी लोग डिग्रीधारी हो और कितने बेहतर वक्ता क्यों ना हो, उनको इसके अनुपात में कम ही वरीयता दी जाती थी। ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप है। आप एचआर हो, एचआर जो कंपनी के होते हैं, अधिकतर देखेंगे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से निकले हुए स्टूडेंट होंगे, या तो फिर आपको इस प्रकार से आपको वक्ता के तौर पर देखने को मिलते होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक हम शिक्षा के माध्यम में इस समानता लाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मातृभाषा को तहज़्ज़ुब नहीं देंगे, तब तक ये समस्या उत्पन्न होती रहेगी। और ये सरकारी सरकारी जगह भी आप बात कर, सरकारी क्षेत्रों में देखिएगा, बात करें, हमारी जनता जो है
एक सेकेंड। हमारी जो जनता, आम जनता भारत की है, या तो जानती है मातृभाषा जो उनका मदर टंग है वो जानती है, या तो हद हद तक हिंदी जानती है। पर जो अफसर है, अफसर अंग्रेजी में बात करेगा, रिपोर्ट अंग्रेजी में देगा, और जो जो भी देखते होंगे अंग्रेजी में ही आपको प्रेस जो बातें की जाती है, प्रेस पर वार्ताएं जो की जाती है, समूह को आपको समूह से जुड़ने के लिए जो बातें की जाएंगी प्रेस पर आपको इंग्लिश में ही की जाएगी। तो सोचिए किस वर्ग को हम बताना चाहते हैं। आप कोई रेडियो टीवी खोलेगा तो इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सचिव हो, अपना प्रेस विज्ञप्ति जब देते हैं, जब कोई योजना की बात करते हैं तो इंग्लिश में देते हैं। तो बताइए, जनता के जुड़े हुए काम को, जनता से जुड़े हुए काम को अब उसकी भाषा में या समान रूप से जो प्रयोग होने वाले सबसे अधिक भाषा उसमें अगर नहीं आप कनेक्ट कर पा रहे तो बताइए आप योजना जो ला रहे हैं उसको कैसे समझ में आएगा। या तो फिर देखिए, मैंने आप लोगों को न्यायपालिका में जब जिरह वाली बात मैंने बताया था आपको कि बेंच में जो लोग होते हैं यहाँ पर, उसके बाद जज के द्वारा, वकील के द्वारा क्या बातें की जा रही, जो फरियादी है, जो मान लीजिए गांव से झगड़े करके गया है, या तो किसी प्रकार का मर्डर या तो किसी प्रकार कार्य गतिविधि से संबंधित होकर वहां गया है, तो जज और वकील के बीच में क्या बातें हो रही उसको समझ में आ ही नहीं रहा है, तो न्याय से कैसे खुद को जोड़ पाएगा। उसके कॉन्शियस माइंड में कुछ और भी बातें चलेंगी। और भी इसी तरह शिक्षा में देख सकते हैं, शिक्षा में आप लोग सभी चीजें जानते हैं जो पहले भी बताया चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवश्यक होगा कि उस शिक्षा में आधिकारिक जो है समावेशी बनाया जाए, अधिकाधिक समावेशी बनाया जाए। शिक्षा में भाषा एक अपरिहार्य अंग है, क्योंकि ज्ञान भाषा में ही निबद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, इसका समुचित सहयोग लिए बिना शिक्षा की प्रगति सीमित रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी से मानक स्टैंडर्ड तय होता, तो वो लोग बेवकूफ़ है। क्यों? मैं सीधा सा साफ शब्दों में बोलता हूँ, अगर भाषा केवल उन्नति का मानक होता ना, उन्नति का मानक, अगर अंग्रेजी भाषा को हम उन्नति का अगर मानक मान ले तो कभी फ्रेंच लोग नहीं रहते, इजराइलियन जो लोग हैं वो कभी भी है ना टॉप रैंक पर नहीं रहते। चीन की बात की जाए, चीन में कभी भी अंग्रेजी भाषा को तर्जुम नहीं दिया, वो अपने भाषा को तर्जुम देता है। तो कभी भी देश इस तरह प्रगति नहीं करता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भाषा एक संवाद का स्तर हो सकता है, यह उन्नति पदोन्नति का मानक नहीं बन सकता। ये आप सहयोग हो सकता है, आपको ज्यादा विकल्प देगा, पर आप में अगर बेहतर गुण होगा, आप बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो ये सब चीज जो भ्रमबाजियां है ना, तो दूर होइए। आपका रूट अगर मजबूत होगा तो आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। आप सोच के देखिए कि चीन में जो रिसर्च हाल ही में हो रहे हैं, आप लोग सुने होंगे, कृत्रिम सूर्य की बात की जाएगी, जीन एडिटिंग की बात सुनी होगी, तो चीन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप लोग को संस्कृत से संबंधित चीजों पर चर्चा की गई थी। उसके लिए एक शोध संस्थान है, जो भी संस्कृत शब्द में हमारे ग्रंथ है उसके लिए शोध संस्थान वहाँ बनाया हुआ है। वहाँ से वो लोग शोध करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। उसके बाद अपने अपने ग्रंथों में उनकी जो बातें की गई है उससे न नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। तो अब बातें यहाँ यह हो जाएगी कि अब हम लोग कैसे, अगर अमेरिका करता तो हम लोग चीज़ों को समझते, ब्रिटेन करता तो समझते, पर हमारा पड़ोसी कर रहा है तो हम उनको वरीयता नहीं देंगे, अपने देश में लोग उसको वरीयता नहीं देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन सब चीज़ों को आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निवेशक को लुभाने की होड़ की बात हो रही है। तो मैंने आप लोग को बात किया था, जितना राज्य ने लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर यूपी में निवेश मिला है 33 लाख करोड़। सोच के देखिएगा, बिहार जैसे राज्यों में, झारखंड जैसे राज्यों में, उड़ीसा जैसे राज्यों में, बंगाल जैसे राज्यों में अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि कोई राज्य अपने निवेशक अपने राज्य में 33 लाख करोड़ का निवेश लाता है। बिहार जैसे राज्यों में अभी पिछड़ापन का जो स्तर है वहां पर ये सब चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम निवेश किस प्रकार से उद्योग को डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले इंदौर में हुआ था, जहां पर 15.42 लाख करोड़ रुपया निवेश लाया गया था। सोच के देखिए, प्रस्ताव आए थे। कर्नाटक में वैश्विक सम्मेलन हुआ था निवेशक का, तो 10 लाख करोड़ रुपया आया था। तो सोच के देखिएगा राज्य की सरकारें क्या कर रही, कैसे कर रही। यही वास्तविक तौर से क्या होगा, विकास के मानक को बनाएगा। अब इतना निवेश आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ना,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को हमें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ कुछ बातें की गई, निवेश किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आया उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यूपी के संदर्भ में ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के क्षेत्र में, वैकल्पिक और परंपरागत जो ऊर्जा विभाग है उसके क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आई है। 75 पर उत्तर प्रदेश से 75 जो जिलों में निवेश प्राप्त हुआ उसके लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। भारत में पूंजी निवेश का अर्थ है कि लोकतंत्र और विश्व में निवेश, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये सब कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों से आप लोग को थोड़ा सा रेडी रहना है। ये पहले भी चर्चा की जा चुकी, ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा हो रही है कि पूंजी निवेश का अर्थ लोकतंत्र और विश्व में निवेश, विश्व के लिए निवेश है तो कैसे कौन कॉन्सेप्ट में, तो लोकतांत्रिक स्वरूप आप लोग को बता देना है, कवर कर लेना है। साथ ही अर्थ विशेषज्ञ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है के लिए भारत की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त देश माना जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड जो 2021-22 का आंकड़ा है उसमें 84 अरब डॉलर विदेशी निवेश मिला भारत को, जो अभी पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का माहौल है और विश्व में जो अर्थव्यवस्था की बड़ी गिरावट का कारक भी बना हुआ है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भी जाके जुड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, दुनिया या संदेश भी जा रहा है कि कई दूसरे देशों के तुलना में क्या है, कई देशों की तुलना में भारत में निवेश बेहतर रिटर्न दे रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, निवेश क्यों बढ़ रहा है, तो सब कारक पूछे जा सकते हैं और ये सब ही आप लोग को एग्जाम बताना है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज क्या है, 2023 फरवरी 2023 में दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में चमकता हुआ सितारा के तौर पर उभरा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के पास चौथा सबसे विदेशी मुद्रा भंडार भारत में ही है। ये सब आंकड़े आपको कहीं ना कहीं काम देंगे, आप लोग को इन सब आंकड़ों को यूज कर लेना है। भारत में आर्थिक विकास दर औसतन 6% की दर से बढ़ा, जो विश्व में आर्थिक मंदी के दौर है ना, वहां से कहीं बेहतर तरीके से ये काम कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है और अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पूरे जो विश्व में है, पूरे विश्व में जो वर्ष देश में 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक विभिन्न समूह बैठकों में दुनिया कोने कोने तक क्या है, आपको प्रतिनिधि और उद्यमी भाग लेने के लिए इसमें आपको प्रदेश विदेशी निवेशक लोग आ रहे हैं। सब चीज़ों को ध्यान रखना है, सब चीज़ें को कवर करना है। तो इतना आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, इन सब चीज़ें आंकड़ों का यूज़ कीजिएगा, एग्जाम में आप लोगों को काम देगा। देखिए चीन की कुटिलता का भारत की पैनी नज़र, इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस पर दोबारा चीज़ों को दूसरे तरीके से यहाँ पर बातें की गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं चीन और भारत के द्वारा, उसका मूल मकसद यही है कि अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करना। अब यहाँ बात है कि भारत अपनी सीमाओं में रह के काम कर रहा है, चीन पर आपको देखने अरुणाचल प्रदेश में और आपको लद्दाख के जो क्षेत्र में जो वहाँ पर आपको हमेशा झड़प देखने को मिलती है। कहने का मतलब है चीन का कोई ऐसा देश नहीं है, पड़ोसी देश, जिसके साथ उसका सीमा विवाद नहीं है। भारत के साथ है, तो भारत का देखिए 2 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आप लोग, जिसके आधार पर भारत के नीतियों के संदर्भ में आपने बेहतर तरीके से आप बात कर सकते हैं। भारत जब भी बात हो रही है, इसके जल समझौता याद रखिएगा, जल समझौता एशिया का पहला ऐसा देश है जहां पर जल के लिए है ना, या विश्व में ऐसा पहला देश आप बोल सकते हैं कि जहां पर जल के लिए प्रथम बार समझौता, जल बंटवारे के लिए समझौता किया गया था। आप लोग पता है ना, अपर राज्य से जो आता है, जो जल का प्रवाह होता है नदी का, उस पर सारा लगभग अधिकार उस देश का होता है। नीचे वाले राज्यों को उससे कम दिया जाता है। पर भारत एक बिरले उदाहरण प्रस्तुत किया था सिंधु जल समझौता में, जहां पर अपर राज्य ने कम लिया, लगभग 20% उपयोग लिया, जाके 80% आपको सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान को उसके यूज के लिए परमिशन दिया था। तो सोच के देखिएगा, विश्व में बिरले प्रदर्शन कर सकता है भारत। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ आपको समझौता, जल समझौता किए हुए, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ ये जल समझौता किए हुए, अर्थात किसी भी कॉन्सेप्ट को वो विधिक रूप देना चाहता है, ताकि डिस्प्यूट के मामले में कभी भी आए तो दोनों समान रूप से व्यवहार करें। हमारी
पड़ोसी देशों के साथ संप्रभुता का जो प्रश्न है उसको वरीयता दिया जाता, तभी तो हम लोग पंचशील में इन सब चीज़ों की बात करते हैं। पर जब चीन की बात आ जाती है, चीन अपने जो देश से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्रा, वहाँ पर अपने मनमाने तरीके से इसके साथ जल समझौता नहीं किया गया है, नहीं हो पा रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है? उसकी इस प्रकार की नीति है। उसके जो भी चीन के साथ है तो कभी भी सवालिया निशान किया जाएगा, कभी भी सवालिया निशान किया जाएगा भारत की विदेश नीति पर, तो आप है ना इसी दो उदाहरण से आपने उनको काउंटर कर सकते हैं। बाकी चीजें तो थ्योरी तो है ही, पर धरातल ग्राउंड लेवल पे उसने क्या किया भारत ने अपने विदेश नीतियों के संदर्भ में, बाकी चीजें आप समझा सकते हैं या नहीं समझा अलग मैटर है, पर ये दो कारक अगर दो उदाहरण बता दीजिएगा जिस पर सिंधु जल समझौता, बांग्लादेश नदी जल समझौता, भारत नदी जो समझौता किया है, वो विरले ही विश्व में मिलता है। विश्व का कोई ऐसा नदी समझौता नहीं, जल समझौता आपको नहीं देखने को मिलेगा जहां पर अपर राज्य ने लोअर राज्य को ना आपको प्रिविलेज दिया हो। तो यहाँ सब चीजें आपको ध्यान रखना, इन सब चीजों इसी में भारतीय सीमा विवाद की जब बात की जाएगी, जब भी बात की जाएगी तो आपको काउंटर प्रश्न कभी पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही अब यहाँ पर पूछ सकता है कि हम भारत के लोग हैं तो हमको भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह, पर चीन भी तो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, तो आप वहाँ चीन की विस्तारवादी नीति और भारत की इस काउंटर विधि को, आप काउंटर लॉ को आप बता सकते हैं कि दोनों के नीतियों में कितना अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। आप सोच के देखिएगा, बांग्लादेश के साथ हम लोग भूमि विवाद कर रहे थे, भूमि विवाद जब हुआ था कि हम हस्तांतरण करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा भूमि का हस्तांतरण बांग्लादेश को किया गया था, छोटे छोटे द्वीप थे तो उसकी हस्तांतरण किया गया था। तो हम सबसे एप्रोप्रिएट और बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर चीन वहीं क्या करता है, अपने विस्तारवादी नीति देख सकते हैं कैसे करता है वो। उसके साथ कोई भी पड़ोसी राज्य है जिसके साथ उसका डिस्प्यूट नहीं चल रहा, जहां पर उसने शोषण और क्या कहते हैं इस प्रकार से आपको इन सब चीजों को लेकर प्रश्नगत किया गया होगा। अब वो 9 डेज थ्योरी देता है, पता नहीं कहाँ से ये थ्योरी लाता है ये लोग इस प्रकार से कि हाँ भाई अब 22 नॉटिकल मील, आपको ये सब चीजें याद होगी समुद्री सीमा पर, वो एक अलग ही दुनिया में चीजों को डेवलप कर रहा है। तो ये भारत और चीन के इस लोकतांत्रिक स्वरूप की चर्चा कभी की ही नहीं जा सकती, तुलना ही नहीं की जा सकती इन सब चीजों को। तो भारत को इन सब मामलों में सजग रहने की जरूरत है। चीन की जो सीमा है उसके साथ हमको मजबूत तरीके से, और भारत लगातार प्रयास कर रहा है इसके लिए, 63 सड़कें परियोजना चलाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश से लगे सीमाई इलाकों के लिए, क्योंकि जब 62 का युद्ध हुआ था सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हम है ना क्या किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए थे। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, और नेक्स्ट जो चीजें हैं हम लोग बात करेंगे। अब एक टॉपिक और याद रखिएगा, राज्यों को नहीं मिलेगा न्यू पेंशन स्कीम की रकम। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो लोग लगातार पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर जो जो पेंशन स्कीम था उसके पैसे की मांग कर रहे हैं कि जो पैसा इसमें ना तो हमको दे दीजिए, हम क्या करेंगे पुरानी पेंशन योजना में उसे अपडेट करके दे देंगे। ठीक ना, ये बातें की जा रही है। और तो हमारे वित्त जो मंत्री है उनके द्वारा साफ शब्दों में बोला गया है कि राज्य अपने बूते पर जनता को पुरानी पेंशन लागू करने की वादा किया है। अब हालांकि वो न्यू पेंशन जो सिस्टम है जमा रकम को वापस लेना चाहती है, तो राज्य सरकार को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एक ठोस वजह दी है, और कारक वजह भी है कि यह कर्मचारियों का पैसा, और उसे पैसे को सिर्फ कर्मचारी ही वापस दिया जाता, श्रमकारी को ही वापस दिया जाता है। जो कर्मी जो इन्वेस्ट किए न्यू पेंशन स्कीम में उनको ही पैसा दिया जाएगा अगर वो पैसे की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर फिर चीज ये याद रखिएगा कि एनपी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके लिए फंड है ना कर्मचारियों और एनपीसी ट्रस्ट के बीच करार किया गया, न कि राज्य सरकारों के बीच किया गया। तो ध्यान रखिएगा। तो इस स्कीम के तहत 2030 के बाद कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान शुरू होगा। तो राज्य जो मांग कर रहा है ना अनुचित है, इस प्रकार के दावत। अब राज्य बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अधिकार है, क्षेत्राधिकार के तहत अधिकार है इन सब चीजों को लेकर। तो मुझे आप बताइएगा क्वेश्चन, अगर राज्य जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, किस प्रकार के क्षेत्राधिकार में आएगा? तो इस सब पर चर्चा मैंने आप लोग को किया है, तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम बताइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूज। मुझे लगता है नेक्स्ट न्यूज समाप्त हो चुका है, एक पाकिस्तान का न्यूज होगा। जी देखिए, पाकिस्तान अमीरों को नहीं केवल गरीबों को दे सब्सिडी, IMF के द्वारा जो कहा गया ये कहीं ना कहीं सही है, उचित भी है। क्यों?
देखिएगा, मैं बात करूंगा जो प्रबंध निदेशक आईएमएफ की वर्तमान में है, क्रिस्टियानो गेर्गिवेरा, उनका याद रखना नाम, पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सब चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब याद रखना है कि यहाँ पर क्रिस्टीना को कहा गया यदि देश में रूप में पाकिस्तान कम करना चाहता है तो क्या है कि आप अमीरों की दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कीजिए, छूट कम कीजिए, और जो गरीब वास्तविक है उनको छूट दीजिए। इसके पीछे अब ध्यान रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार इनका। अब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि देखा जाता है कोई भी जो इस प्रकार से देश होते हैं जो अराजकता की स्थिति में होते हैं, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो बड़े बड़े वर्गों के लोग अपने में ही डिस्प्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए आईएमएफ इसको 10 लाख रुपया दिया, मान के चलिए, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, उच्च वर्ग पहले उच्च वर्गों को देगा, उसके बाद लोएस्ट वर्गों को देगा। वो भी आरक्षक देश है, तो इसके लिए अब भारत की स्थिति कंडीशन की बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है कि आईएमएफ के शर्त तभी दिए जाते हैं, शर्त पर दिए जाएंगे जब पैसा मुहैया कराया जाएगा, जब इन सब चीज़ों को लेकर बात की जाएगी। यहाँ पे एक सवाल उठाया गया था आईएमएफ से भी कि बाढ़ में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, यह जानते हुए भी आईएमएफ ने उस कोष की मुहैया कराने देरी क्यों कर रहा है। तो आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक उनके द्वारा बोला गया है कि भारत के पाकिस्तान प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। तो ध्यान रखना है, सहानुभूति तो है, लेकिन पाकिस्तान सरकार को धनी लोगों को मिलने वाले सब्सिडी वापस लेते हुए उनसे और ज़्यादा कर वसूल करनी होगी, तभी दिया जा सकेगा। यह बातें की जाए, पर यही डिस्प्यूट का क्षेत्र है। अब पाकिस्तान इस प्रकार से नहीं कर रहा है, वो आम लोगों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में पेट्रोल पर 22 रुपये से लेकर 26 रुपये तक रेट बढ़े हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपको और अराजक स्थिति में लेकर जाएगा। अगर आईएमएफ से प्राप्त करना है तो उसके शर्त होते हैं, उस शर्त को लेकर आपको चीज़ें करनी होगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक पर कवर किया जा चुका है। और एक टॉपिक आपको ये देख लेना, इसमें कुछ बातें नहीं की गई है, बस पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए करना होगा महासागरों का संरक्षण। इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट दे दिया जाए, इसको बस क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि इस तरह से मंडरा रहा है खतरा, जो लगातार चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि बहुत मछलियाँ जो है पकड़ने के कारण संकट से जूझ रही, प्रजातियाँ संकट से जूझ रही हैं। 40% मछली अनावश्यक तरीके से पकड़ी जाती है और कचरे की तरफ फेंक दी जाती है। उनका फिर प्लास्टिक, सीवेज और भी पेस्टिसाइड होने के कारण प्रदूषण कारण बढ़ रहा है, तो जिससे जीवोत्पादन संकट हुआ। ये सब कारण बताए गए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी काम दे सकता है। महासागरीय तरीके से आपको कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखें, एक्टिव मोड में रहिए ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें कवर कराई जा रही युक्तियाँ इसके द्वारा, उसका आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।